गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी घर पे ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को स्टडी करेंगे। अब तक जो 6 चैप्टर हमने कराए हैं उन सब की ऑडियो वीडियो आपको मिल चुकी होगी और सभी ने उनको अच्छे से देखकर चैप्टर को समझा होगा। तो हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु से हमारे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को हम बड़े अच्छे से समझेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर दूर दक्षिणी प्रायद्वीप तक स्थित था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और इसकी खोज 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज पुरातत्वविद कर्नल मैकेंजी द्वारा की गई थी। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। विजयनगर पर संगम वंश, सलू वंश और अरिविदु वंश ने शासन किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा कन्नड़ थी। डोमिंगो पायस ने विजयनगर की सुंदरता का वर्णन किया है और उसने इसकी समानता रोम से की है। सबसे ज़रूरी है इसमें कि इसकी स्थापना की किसने थी। तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो आज का कर्नाटक है वो ये समझ लीजिए कि आप वो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर राज्य था। हरिहर और बुक्का के गुरु का नाम विद्यारण्य था। उन्हीं के नाम पर इस राज्य का नाम भी विजयनगर पड़ा। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के शासनकाल में संस्कृत भाषा की बहुत उन्नति हुई थी। तेनालीराम के बारे में आपने सुना होगा, वो कृष्णदेव राय के मंत्री थे। तेलुगु भाषा का ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा कृष्णदेव राय की ही रचना है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में वास्तुकला की प्रमुख शैली गोपुरम और मंडप का निर्माण हुआ था। रायचूर का दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र है। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल था। इस काल में अष्टदिग्गज का निर्माण हुआ। ये अष्टदिग्गज जो थे ये कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान लोग थे। और जो हमारी तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी है उसके बीच के क्षेत्र को रायचूर का दोआब कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र था और इसमें गोलकुंडा की खान जिसमें हीरे और सोने निकलते हैं वो भी यहीं पे थे। इसलिए अधिकतर इस क्षेत्र को लेके बहमनी शासकों में और विजयनगर शासकों में हमेशा तनाव बना रहा। इस चैप्टर को हम प्रश्नों की तरह तैयार कर रहे हैं, यानी प्रश्न आएगा और फिर उसका हमें उत्तर देखना है। विजयनगर का नाम हम्पी कैसे पड़ा? इसकी राजधानी देवी पंपा देवी के नाम पर इसका जो है नाम हम्पी पड़ा और यह यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोतों की प्राप्ति हुई है। अगर कोई पूछे कि जी विजयनगर का नाम हम्पी कैसे पड़ा, तो यहाँ पे पंपा देवी का जो मंदिर है उसी के नाम पर विजयनगर की राजधानी जो थी उसी के नाम पर इसका नाम हम्पी पड़ा है। विजयनगर की भौगोलिक विशेषताएँ, तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी द्वारा एक प्राकृतिक कुंड बनाया गया है जिससे पूरे राज्य की जल व्यवस्था संचालित होती थी। विजयनगर शहर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था जिसमें अनेक जलधाराएं निकलती थीं। विजयनगर में पानी की व्यवस्था के लिए अनेक जलाशयों का निर्माण कराया गया था। इनमें कमलपुरम जलाशय प्रमुख था। इससे पानी का उपयोग सिंचाई और पीने के लिए किया जाता था। विजयनगर के बारे में जैसे बताया कि तुंगभद्रा नदी यहाँ पर एक प्राकृतिक कुंड बनाती थी। पूरे राज्य की जल व्यवस्था यहीं से संचालित होती थी। कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण जलाशय था जिससे पीने के पानी और खेती में सिंचाई की उपयोग का पानी यहीं से प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोपुरम क्यों बनाए जाते थे? मंदिर निर्माण में गोपुरम प्रवेश द्वार शैली का विकास विजयनगर के शासकों ने आरंभ किया। गोपुरम शासकों की शक्ति का प्रतीक था। इनके तकनीकी कौशल का प्रमाण था। अपने सम्मान, प्रतिष्ठा और अपनी शक्ति दिखाने के लिए शासक इसका निर्माण कराते थे। यानी कि मंदिर में एक स्थान होता है गोपुरम, वो प्रवेश द्वार की तरह होता है।
ये तकनीकी कौशल का भी प्रमाण था, शक्ति दिखाने का भी प्रमाण था, और अब राजा इससे अपनी मान प्रतिष्ठा का भी प्रदर्शन करते थे। प्रश्न नंबर 4 है, तालीकोटा का युद्ध कब और कहाँ हुआ? 1556 ईस्वी में 65 ईस्वी में सॉरी विजयनगर के शासक राम राय और बहमनी सुल्तान के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें राम राय की पराजय हुई। इसके निम्नलिखित परिणाम देखने को मिले। एक तो तालीकोटा के युद्ध के बाद दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। बहमनी सेनाओं ने विजयनगर में भयंकर लूटपाट की। विजयनगर साम्राज्य का केंद्र युद्ध के बाद पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया। विजयनगर राज्य का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया। जो ये तालीकोटा का युद्ध है, यह एक ऐतिहासिक युद्ध था जो 1565 में हुआ बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के बीच। उस समय विजयनगर के जो शासक थे वो राम राय थे, जो इस युद्ध में पराजित हुए। पराजित होने के बाद विजयनगर को लूटा गया। वहाँ की सेनाओं ने विजयनगर के वैभव को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और विजयनगर की जो सर्वोच्चता थी और शक्ति थी, इस युद्ध के बाद वो कम हो गई। विरूपाक्ष मंदिर के विषय में बताइए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर के स्थान का चयन संभवतः विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में अनेक शासकों ने भाग लिया। इस मंदिर के सामने मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसके पूर्व भाग पर गोपुरमों का निर्माण कराया गया। इस मंदिर के मुख्य देवता विरूपाक्ष थे। विजयनगर के शासकों ने इन्हीं की ओर से शासन करने का दावा किया था। अर्थात विरूपाक्ष मंदिर और पंपापुर मंदिर के जो विशेषता है वो ये है कि इन्हीं के आधार पर शासकों ने शासन किया, और इन्हीं के कारण जो मंदिर, जो यहाँ की पूजा व्यवस्था है, यहाँ की जो धार्मिक स्थिति है, वो भी इन मंदिरों से ही संचालित होती थी। तो कभी कभी विरूपाक्ष मंदिर और पंपापुर मंदिर के विषय में जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के दौरान यात्री अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर के बारे में क्या लिखा है? अब्दुल रज़ाक एक फ़ारसी यात्री था जो देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। उसने विजयनगर के बारे में लिखा है कि पहली और दूसरी तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह संपूर्ण कृषि व्यवस्था को बचाने के लिए और इमारतों की सुरक्षा के लिए था। उसने नगर में 7 दुर्गों की पंक्ति का उल्लेख किया है और वह इस व्यवस्था से बहुत प्रभावित है। यानी कि अब्दुल रज़ाक लिखता है कि विजयनगर कुल मिलाकर 7 दीवारों के अंदर था, और ये दीवारों के अंदर ही खेती होती थी, दीवारों के अंदर ही संपूर्ण कृषि व्यवस्था थी, और दीवारों के अंदर ही संपूर्ण साम्राज्य सुरक्षित था, और इस व्यवस्था से वो बहुत ही प्रभावित हुआ है। अध्याय के विभिन्न विवरणों से आप क्या समझते हैं? विजयनगर के सामान्य लोगों की जीवन की छवि क्या पाते हैं? जब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम इस चैप्टर के बाद विजयनगर के लोगों की कैसी छवि अपने दिमाग में बैठाते हैं। तो विजयनगर के सामान्य लोगों के जीवन के संबंध में अनेक ऐसे स्रोत हैं जिनसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इन स्रोतों में विजयनगर में आए अनेक यात्री, जैसे इटली का यात्री निकोलो कोंटी, फारस का यात्री अब्दुल रज़ाक, रूसी व्यापारी अफनासीनी कितीन, बारबोसा, डोमिंगो पायस और विरूपाक्ष व अन्य मंदिरों के पुजारियों द्वारा जो रोचक विवरण दिए गए हैं, उनके आधार पर हम विजयनगर के यात्रियों जो विजयनगर की यात्रा पर जो लोग आए, उनके आधार पर हम निम्नलिखित लोगों के जीवन के बारे में छवि बनाते हैं, जो इस प्रकार है। विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष और पतन के कारण लिखिए। तो उत्कर्ष के कारणों में तो ये है कि 1336 में बसाया गया था, और यह अपनी स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ और बेजोड़ उदाहरणों में से एक था। संगम वंश, तुलु वंश और हरिविदु वंश के शासकों ने विजयनगर को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दिया था। विजयनगर दिल्ली के समाहनी स्थापित हो गया। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में कृष्णदेव राय को दक्षिण भारत का एक महान शासक बताया है। अगर हम इसके उत्कर्ष की बात करें तो जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें, यहाँ के वंशों ने, जो संगम वंश, सुलु वंश और अरिविदु वंश थी, इन्होंने काफ़ी अच्छे से शासन किया, और सर्वश्रेष्ठ और बेजोड़ स्थापत्य कला यहाँ की रही।
और यह बाबर के समकालीन था। बाबर ने भी अपनी तुजुके बाबरी में इसका वर्णन किया। एक प्रश्न है महानवी डिब्बा, ये क्या है? इसके बारे में बड़ी बच्चों को परेशानी रहती है कि महानवी डिब्बा आखिरकार है क्या, और इस बार के बोर्ड परीक्षा में भी महानवी डिब्बा के विषय में प्रश्न आया था। विजयनगर की स्थापत्य संरचनाओं की विशेषता यह है कि इसकी संरचना का नामकरण भवनों के आकार और उनके कार्यों के आधार पर किया गया था। महानवमी डिब्बा का नामकरण नवरात्रि या महानवमी के अवसर पर एक विशाल ऊंचे चबूतरे पर धार्मिक अनुष्ठान के कारण हुआ। यह शहर में सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर निर्मित एक विशालकाय मंच था, जिसकी ऊंचाई 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट तक थी। साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना थी और मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा हुआ था। यह एक सार्वजनिक सूचना या भवन था जहां अनेक उत्सवों के अवसर पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इन कार्यक्रमों में सबसे प्रमुख दिसंबर-अक्टूबर के शरद माह में मनाए जाने वाले दशहरा का त्यौहार था। इस हिंदू त्यौहार को बंगाल में दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत में नवरात्रि या महानवमी डिब्बा के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बस केवल दशहरा और महानवमी का, नवरात्रि का ये त्यौहार है, इसको जो कृष्णदेव राय और अन्य राजा थे, विजयनगर के जो राजा थे, वो महानवमी डिब्बा के नाम से मनाते थे। और एक विशालकाय मंच यहाँ पर बना हुआ था। राजा यहाँ पर दान दक्षिणा देते थे, अपने जो वैभव का की यहाँ पर जो है प्रदर्शन करते थे, अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। पूरे दिन यहाँ पर अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया जाता था। एक तरह से सांस्कृतिक मंच था जहाँ पर ये जो आयोजन है किया जाता था। तो ये महानवमी डिब्बा के विषय में आप अगर कोई समस्या हो तो इसे पढ़ के अच्छे से और भी आप कंफर्म कर सकते हो। एक प्रश्न है, शाही केंद्र शब्द शहर के किस भाग के लिए प्रयोग किया गया है? विजयनगर शहर के जिस भाग को पुरातत्वविदों ने शाही केंद्र कहकर संबोधित किया है, वह क्षेत्र सामान्य रूप से शहर का दक्षिणी पश्चिमी भाग था। इस शाही केंद्र में लगभग 60 मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं, इसलिए शायद यह कहना उचित नहीं होगा कि यह क्षेत्र शाही केंद्र हो सकता है। परंतु कुछ ऐसी संरचनाएं भी मिलती हैं जैसे सभा मंडप, महानवमी डिब्बा, लोटस महल, जिसके आधार पर इसे राजकीय शाही केंद्र भी कह सकते हैं। अभी तक इतिहासकार स्पष्ट मत नहीं दे पाए हैं कि यह संरचना वास्तव में क्या थी। यहाँ पर 30 ऐसी संरचनाएं मिली हैं जिनकी पहचान राजमहलों के रूप में की जाती है। ये संरचनाएं शाही केंद्र होने के साक्ष्य उपलब्ध कराती हैं। शाही केंद्र का मतलब है कि यहाँ पर शायद बहुत से महल और अन्य प्रकार के स्थापत्य केंद्र रहे होंगे, क्योंकि खुदाई में 30 से अधिक संरचनाएं मिली हैं जो इसकी पुष्टि करती हैं। ये क्वेश्चन 6 बाद की पीपीटी में आया है, तो इसे हम समझ लेते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल की विशेषताएं। तो कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुप वंश के सबसे महान शासक थे, बल्कि पूरे विजयनगर साम्राज्य के ही महान शासक थे। अपने समकालीन शासकों में वे सबसे श्रेष्ठ, विद्वान और शक्तिशाली थे। इन्हीं के राज्य में विजयनगर स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में अग्रणीय हो गया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच दोआब पर 1512 में अधिकार कर लिया गया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों ने 1520 में बीजापुर के सुल्तान पर कृष्णदेव राय ने विजय प्राप्त की थी। यह कहना निश्चित रूप से सत्य है कि कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर के राजनैतिक और सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का स्वर्ण युग था। प्रश्न नंबर 9 है, शहर के किले बंद क्षेत्र में कृषि और क्षेत्र को रखने के आपके विचार में क्या लाभ और नुकसान थे? तो यदि हम इसके लाभ की बात करें तो कृषि क्षेत्र अगर शहर के किले के अंदर मौजूद था तो इससे खाद्यान्नों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता था। युद्ध के दौरान आक्रमणकारियों द्वारा किसी राज्य को परास्त करने के लिए उसकी खाद्य आपूर्ति को नष्ट किया जाता था। अतः कृषि क्षेत्र अंदर न होने के कारण इसका नुकसान या समस्या से बच सकते थे। युद्ध के दौरान कोई राज्य अपनी खड़ी फसल को शत्रुओं से कैसे बचा सकता था, तो इसके लिए भी सही था। सामान्य थे युद्ध के समय की निश्चित अवधि के पश्चात खाद्य सामग्रियों की कमी हो जाती थी। इसके अतिरिक्त सेना भी इससे प्रभावित होती थी। किले के अंदर कृषि क्षेत्र होने से इस समस्या से बचा जा सकता था। कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि क्षेत्र के अंदर होने से
विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी लाभ हुआ। एक तो उनकी फसल नष्ट होने से बच जाती थी, दूसरा राज्य को खाद्य जो रसद थी वो आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। और नुकसान ये था कि कृषि क्षेत्र अंदर रहने से केवल सीमित हो गया, वह बढ़ नहीं पाया। दूसरा ये कि कृषि क्षेत्र का जो विस्तार होना था वह भी नहीं हो पाया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इसकी हानि क्या है, तो किले के अंदर होने से कृषि क्षेत्र में विस्तार नहीं हो पाया। कृषि क्षेत्र को किले के अंदर रखने की व्यवस्था अत्यधिक महंगी होती थी। कृषि अधिशेष के रूप में बचे अनाजों का भंडारण करना एक जटिल कार्य हो जाता था, क्योंकि किले के अंदर स्थान भी सीमित होते थे। किले के अंदर कृषि के लिए आवश्यक बीज, उर्वरक तथा यंत्र लाने में कठिनाई होती थी। इस तरह से कृषि संसाधन को बढ़ाया नहीं जा सका। इससे तात्पर्य है कि कृषि क्षेत्र को किले के अंदर दीवारों में रखने से नुकसान भी थे और फ़ायदे भी थे। ये उस समय के लोगों की सोच पर निर्भर करता था, उन्हें ज़्यादा अच्छा लगा इसको किले के अंदर रखना ही। एक प्रश्न था बीच में कि हमने ये पूछा था कि आप पाठ के आधार पर विजयनगर साम्राज्य के लोगों की क्या छवि अपने दिमाग में बनाते हैं। तो हम क्या छवि बनाते हैं, पॉइंटों में बात करते हैं। सामान्यतः लोगों की जीविका का जो साधन था वो खेती था। लोगों के घर कच्चे थे, उसके बावजूद भी ये मजबूत थे। दूसरा है, सामान्य लोगों में विभिन्न संप्रदायों के लोग थे। यहाँ पर मुस्लिम भी व्यापार करते थे, यानी कि समाज में सभी धर्म पंथों के लोग थे और मुस्लिम लोग भी यहाँ पर व्यापार करते थे। जीविका का अन्य साधन व्यापार भी था। विजयनगर सुंदर रत्नों, वस्त्रों, मसालों के लिए प्रसिद्ध था और ये जाना जाता था। किसके लिए? सुंदर रत्नों के लिए, वस्त्रों के लिए और मसालों के लिए। लोग धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास रखते थे, यानी कि यहाँ के लोग कैसे थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सामान्यतः लोगों के लिए जल की व्यवस्था कुओं और तालाबों से की गई थी। सामान्य जनता वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। कृषकों से बेहतर स्थिति लोहार और बढ़ई आदि की होती थी। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में एक सामान्यतः इसका एक चैप्टर का प्रश्न उत्तर के तौर पर हमने अध्ययन किया है। जो मुख्य प्रश्न थे वो हमने इसमें किए हैं। अब बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न आ जाते हैं उनके विषय में बता देता हूँ। एक तो महानवमी डिब्बा आया है, इसको आप ज़रूर अच्छे से करेंगे। कृष्णदेव राय के शासन की विशेषताएं, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा, यहाँ पर डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक जैसे यात्री आए हैं, तो इनकी विजयनगर को लेके क्या सोच है और क्या ये लिखते हैं, इस पर भी जो है आपको काम करना है। तो ये 3-4 प्रश्न हैं जिन पर आप अच्छे से काम करोगे और इनको समझोगे। अभी बच्चों जो हम आपको वीडियो भेजते हैं तो इसमें होता क्या है कि जब आप वीडियो देख लेते हो तो इसे लाइक कर लो, और जो चैनल है, जैसे मेरा अपना चैनल है तो उसमें इसको सब्सक्राइब ज़रूर करो। स्कूल का भी बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया, वहाँ पे भी ये वीडियो मिलेगी। प्लस जो मैं भेजता हूँ, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको पता चल जाएगी कि सर ने हमें एक नई वीडियो दी है, तो आप तुरंत देख सकते हो। तो इसलिए इसको लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लो, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी भी है। और पूरे साल भर हमें पढ़ना है, तो उस पर चैनल पर जो भी वीडियो आती रहेंगी तो उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई समस्या हो, कुछ पूछना हो, तो आप इसमें कमेंट में भी डाला करो कि सर ये हमें पूछना है, ताकि मैं समय से उन प्रश्नों का जवाब दे सकूं और आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।